गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जनवरी 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार ब्रीफली थोड़ा सा जान लेते हैं आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो पहले पेज पे जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है हमारी आईएएस रूल्स को लेके। देखिए हमारी बिरादरी, देखिए अभी हम लोग सिलेक्टेड नहीं हुए हैं लेकिन कल आप जब लोग सिलेक्ट हो जाओगे तो फिर आप लोग कह सकते हो कि हाँ भैया आईएएस मेरी बिरादरी है। ऑल इंडिया सर्विसेज की जिसमें आप बात करते हो, तो ऑल इंडिया सर्विसेज के रूल्स के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। वो चेंजेस क्या है वो थोड़ा सा आपको बताऊंगा और उन चेंजेस की वजह से कुछ स्टेट्स उसको अपोज कर रहे हैं। जैसे वेस्ट बंगाल या कई सारे स्टेट उसको अपोज कर रहे हैं। वो अपोज क्यों कर रहे हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। देखिए यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ लेकिन अगर फेडरलिज्म को लेके कोई क्वेश्चन आता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेके, उसके जो है क्रिटिसिज्म को लेके या उसके चैलेंजेस को लेके, तब आप वहां पे एक आधी लाइन का एग्जांपल दे सकते हो। अदरवाइज इस टॉपिक को एज सच एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज में एंट्री करना चाहते हैं, उसके लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा क्या हो रहा है इस डोमेन में वो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो एक कानून पास हुआ है हरियाणा के अंदर और इस कानून के बारे में बात करूंगा। ये कानून जो है फंडामेंटल राइट को कैसे वायलेट करता है, हमारे यहाँ पे जो राइट टू मूव है उसको कैसे इंपैक्ट कर सकता है, और रिजर्वेशन के बारे में ये क्या बात करता है उसके बारे में बात करेंगे। और सिर्फ हरियाणा ही नहीं, पूरी कंट्री में इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं जो हरियाणा से हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिस केरला नॉट एंडेंजर्ड। देखिए ये मिस केरला वो मिस केरला नहीं है कि जो कोई वीमेन होती हैं मिस केरला, ये मिस केरला अलग हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि इसकी जो हेडिंग है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, और हिंदू वालों ने भी ऐसे ही दे रखा है इसको हेडिंग को। खैर थोड़े इसके बारे में जानेंगे। जीएस पेपर 3 से एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से, बायोडाइवर्सिटी वाले सेक्शन से इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। छोटी सी न्यूज़ है, ज़्यादा नहीं, प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत पूछ सकता है आपसे। कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेता ना, दिस वॉज रिसेंटली न्यूज़, तो ये क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आज हम लोग दो एक्सप्लेनर सेक्शन करेंगे। एक्सप्लेनर सेक्शन पहले में करेंगे बाल्कन स्टेट्स के अंदर कुछ टेंशन चल रही है। बाल्कन स्टेट क्या है, कहाँ है, क्या मुद्दा पूरा है, थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। एग्जाम में थोड़ा बहुत आपको जो है प्लेसेस इन न्यूज़ में वो पूछ सकता है। और एक्सप्लेनर सेक्शन दूसरा हम लोग करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा घिसा पिटा टॉपिक है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ये टॉपिक रिपीटेड है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके बार बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली मेंस के पर्सपेक्टिव से और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है। और क्योंकि अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं और वैसे तो हमारी कंट्री में इलेक्शंस होते ही रहते हैं कहीं ना कहीं। खैर तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके जो है आज हम लोग पूरी बात करने वाले हैं। पहले मैं करवा चुका हूं तो थोड़ा सा रिवीजन के लिए आप इसमें तैयार रह सकते हो। एक और एडिटोरियल सेक्शन है हमारा यहाँ पे जिसको मैं ऐसे जो डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको जो है उसको न्यूज़पेपर से ही कवर करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं था और ये आर्टिकल भी ऐसा नहीं है जिसको हम लोग जो है 15 मिनट दें, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं डिस्कस करना जरूर करूंगा आपके साथ, ठीक है। डायरेक्टली न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, अलग से नोट्स में उसको डालने की जरूरत है नहीं। खैर स्टार्ट करते हैं सीधा। लेकिन आज के दिन क्या हुआ था, आज है गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती, उनका बर्थडे है, ठीक है। हालांकि मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन जब बर्थडे की बात चली गई है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज मेरा भी बर्थडे है, ठीक है। आज मेरा भी बर्थडे है तो गुरु गोविंद सिंह जी के बर्थडे के साथ मेरा बर्थडे भी जो है वो एक साथ ही आता है। कितनी महान पर्सनैलिटी हैं, है ना। हम तो महान नहीं हैं उनके सामने, बहुत 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 तुच्छ हैं, तुच्छ भी नहीं है, तुझसे भी नीचे हैं। लेकिन ठीक है, जर्नी सबकी होती है, हमारी भी एक जर्नी है। खैर तो उनकी जयंती है आज। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में हम लोगों ने थोड़े दिन पहले भी चर्चा की थी जब मोदी जी ने डिक्लेयर किया था साहबजादे दिवस, राइट। साहबजादे, साहबजादे का मतलब ये है कि मोदी इनके सॉरी गुरु गोविंद सिंह जी के जो है 4 बेटे थे और ये चारों बेटे जो है वो मार दिया गया था उनको, जिनमें से 2 बच्चे तो जो है सिर्फ 5 और 6 साल के थे, सबसे छोटे वाले। उनको जो है मुगल आर्मी ने दीवार दीवार में जिंदा चनवा दिया था, बाद में उनकी गर्दन काट दी गई क्योंकि उन्होंने जो है अपना धर्म परिवर्तन वगैरह नहीं किया। उनके जो दूसरे बेटे थे बड़े वाले, जो एक शायद 15 साल के थे, एक 16 साल के थे, उनको भी जो है वो भी लड़ाई में मार दिए गए थे। और जब ये 5-6 साल के बच्चे मारे गए थे, इनके साथ इनकी दादी भी थी, ग्रैंड मदर, उनको भी मार दिया गया था। तो उसी जो है ये जो साहबजादे जो दिवस होता है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पंजाब में उनको याद किया जाता है।
उन मार्टिर्स को। तो इस बार हम लोगों ने साहबजादे दिवस मनाने की भी घोषणा की थी मोदी जी ने, नेशनली उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये एक न्यूज़ थी थोड़ी सी। ठीक है, अगले ही जो है वो चाइना सीडेड हांगकांग टू द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फर्स्ट ओपियम वॉर। जब फर्स्ट ओपियम वॉर हुआ था ब्रिटेन के बीच में चाइना के बीच में, जिसमें चाइना को धूल चटा दिया था ब्रिटेन ने, और उसमें जो है हांगकांग को उन्होंने 99 ईयर्स के लिए ब्रिटेन को दे दिया था, है ना। और 99 ईयर्स के बाद 1997 में दोबारा से हांगकांग को चाइना को सौंप दिया गया था, क्योंकि उसकी लीज खत्म हो गई थी, राइट। तो दो ऐसे आइलैंड थे, एक था हांगकांग और एक था मकाऊ। मकाओ को भी वापस कर दिया गया था बाद में। ठीक है, तो ये तो जो है हिस्टोरिकल आज इवेंट हो गए। आज बढ़ते हैं आज के न्यूज़पेपर के ऊपर। देखिए न्यूज़पेपर क्या कहता है, स्टेट्स वे ऑप्शंस ऑन द आईएएस कैडर रूल चेंजेस। देखिए आईएएस कैडर का मतलब यह है जब आपकी सिलेक्शन होती है ना, तो अपना कोई कैडर आप चूज करते हो। आप अपना होम कैडर भी चूज कर सकते हो, कोई और कैडर भी चूज कर सकते हो। मान लो आपने तमिलनाडु कैडर जो है वो चूज किया है, तो आपकी जो है पोस्टिंग वो तमिलनाडु के अंदर ही रहती है लगभग लाइफ लॉन्ग। लेकिन बीच में कभी कभी जो है आप सेंट्रल जो है डेपुटेशन पे भी चले जाते हो, है ना। आप किसी स्टेट में भी जा सकते हो, जैसे आप तमिलनाडु कैडर है आपका, तो आप जो है डेपुटेशन पे हरियाणा कैडर में भी जा सकते हो और आप सेंट्रल कैडर में भी जा सकते हो, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं और ये जरूरी नहीं है कि आपको जाना ही जाना है। ठीक है, पुराने रूल के अकॉर्डिंग जब स्टेट गवर्नमेंट अग्री करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, कनकरेंस करती है, तभी आपको सेंट्रल डेपुटेशन में भेजा जाता है। सेंटर आपको जबरदस्ती नहीं बुला सकता। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स होते हैं। और कितने नंबर ऑफ पहले क्या करते थे स्टेट ना, स्टेट एक ऑफर लिस्ट जारी करते थे। ऑफर लिस्ट कुछ, जैसे वेस्ट बंगाल ने जो है एक ऑफर लिस्ट जारी किया मान लो, उस ऑफर लिस्ट में क्या होता था, कुछ आईएएस ऑफिसर्स के नाम होते थे जो अपनी मर्जी से और स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी से वो लोग सेंट्रल डेपुटेशन पे जाना चाहते हैं। तो अगर सेंटर डिमांड करता है तो उन ऑफिसर्स को भेज सकते हैं फ्रॉम द ऑफर लिस्ट। ठीक है, तो सेंटर जबरदस्ती नहीं बुला सकता। तो ये थोड़ा सा जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना हमारा, हालांकि ऑल इंडिया जो सर्विसेज है ये सेंटर के ज़्यादा कंट्रोल में रहती है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे स्टेट्स को भी कुछ पावर्स होती हैं तो डेपुटेशन वगैरह पे भेजने की। तो ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे देखो कई बार मामला पता क्या होता है, जैसे मान लो कोई ऑफिसर है, वेस्ट बंगाल का ही वैसे आपका एग्जांपल दे सकता हूँ मैं। वेस्ट एग्जांपल के जो है सेक्रेटरी थे, वहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी, नाम तो उनका बंदोपाध्याय कुछ ऐसा नाम था, वो नाम में हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं, मान लो XYZ है। तो ये सेक्रेटरी का जो थे ना, ये ये ममता बनर्जी गवर्नमेंट के काफ़ी क्लोज थे और ये कुछ ऐसी पॉलिसीज डिसीजन ले रहे थे जो कि बंगाल गवर्नमेंट को फेवर कर रही थी और सेंटर को वो पसंद आया नहीं। तो सेंटर ने क्या किया, वेस्ट बंगाल की सरकार को एक लेटर भेजा जिसमें कहा कि भाई मिस्टर XYZ को जो है आप सेंट्रल डेपुटेशन में भेज दीजिए। स्टेट में काम खत्म हो गया इनका, आप इनको 5 साल के लिए सेंट्रल डेपुटेशन में भेज दीजिए। अब बंगाल की गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं भेजूंगा, क्योंकि पुराने रूल के अकॉर्डिंग सेंटर का स्टेट का कनकरेंस होना बहुत जरूरी है और जिस ऑफिसर को आप भेज रहे हो उसका कनकरेंस भी जरूरी है। हालांकि इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उससे पूछा जाता है। तो बंगाल की गवर्नमेंट ने मना कर दिया और तो ये भाई साहब जो थे XYZ ये हो गए रिटायर। तो वो केस अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो सेंटर ने सोचा कि यार ऐसे तुम मुझसे पंगा नहीं ले सकते, तो सेंटर ने रूल्स के अंदर ही चेंज कर दिया। इसे कहा जाता है रूल 6, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कैडर रूल 1954 के रूल 6 में चेंज कर दिया। यह रूल 6 बात करता है डेपुटेशन के बारे में। अब इसके अंदर 4 चेंजेस किए गए। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा। तो फेडरलिज्म का मतलब होता है कि सेंटर के पास कुछ पावर होती हैं, स्टेट के पास कुछ पावर होती हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज को लेके भी स्टेट्स के पास कुछ पावर होती हैं। अगर किसी इंडियन आईएएस ऑफिसर को अगर स्टेट से सेंटर के अंदर डेपुटेशन में भेजना है तो उसमें सेंटर को प्रेफरेंस दिया जाता था पहले, लेकिन अभी सरकार ने उसके अंदर चेंजेस कर दिए। कुछ क्या चेंजेस किए हैं वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए कहता है कि अगर इफ द स्टेट गवर्नमेंट डिलेज posting a state cadre officer to the center does not give effect to the central government decision within the specific time, the offer shall stand relieved। देखिए क्या कहता है, अगर कोई स्टेट, मान लो सेंट्रल की गवर्नमेंट ने कहा कि फलां फलां ऑफिसर जो है 15 जून से पहले सेंट्रल डेपुटेशन पे आना चाहिए, और अगर उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में अगर स्टेट उसको रिलीव नहीं करता है, स्टेट मतलब उसको डेपुटेशन पे नहीं भेजता है, तो वो ऑफिसर को जो है सर्विस से रिलीव कर दिया जाएगा। आर गेटिंग दिस पॉइंट? एक तो रूल उन्होंने ये चेंज किया है। दूसरा रूल, सेंटर का कहना है कि सेंटर के अंदर आईएएस ऑफिसर की कमी हो गई है
वहाँ पे काफ़ी वैकेंसीज पड़ी हुई हैं। तो वैकेंसी कैसे भरी जाएंगी? वैकेंसी भरी जाएगी, जो स्टेट कैडर के अंदर ऑफिसर्स होते हैं उनको सेंटर डेपुटेशन में भेजा जाए, तभी तो वैकेंसी भरी जाएगी। देखिए वैसे भी बीजेपी वाले पोस्ट निकालते नहीं है यूपीएससी में, तो पहले ही ऑफिसर की कमी है। तो ऑफिसर की कमी कैसे पूरा करते हैं? वो स्टेट से डेपुटेशन में भेज के। अब डेफिनेटली जब स्टेट से आप डेपुटेशन पे भेज दोगे ऑफिसर को, स्टेट के अंदर कमी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। खैर, तो इन्होंने एक रूल और चेंज किया। इन्होंने रूल चेंज कर दिया कि सेंटर विल डिसाइड द एक्चुअल नंबर ऑफ द ऑफिसर्स। देखिए अभी क्या होता है, अभी स्टेट अपनी मर्जी से कुछ ऑफिसर्स को सेंटर डेपुटेशन में भेजता है। हालांकि सेंटर उनको बताता है कितने ऑफिसर भेजने हैं, लेकिन वो बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। 40% से ज्यादा स्ट्रेंथ को स्टेट सेंटर में नहीं भेज सकता। मान लो किसी सेंटर के अंदर जो है 10 आईएएस ऑफिसर हैं, तो वो 4 से ज्यादा एक समय पे नहीं भेज पाता, हालांकि वो एक दो ही भेजता है, बट स्टिल। तो सेंटर ने अभी कहा कि आप एक्चुअल नंबर ऑफ पर्सन की मुझे लिस्ट दोगे जो एलिजिबल हैं, उनमें से मैं किसी को चूज करूंगा अपनी मर्जी से। तो ये तो स्टेट की पावर को छीन लिया गया है ना। स्टेट के पास अभी पावर बची ही नहीं। एक यहां पे ये मामला ये फंसता है। दूसरा मामला यहां पे ये फंसता है कि इन अ केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, अगर मान लो सेंटर के बीच में स्टेट के बीच में डिसएग्रीमेंट हो गया, मान लो सेंटर ने कहा कि ये फलां फलां XYZ ऑफिसर को आप सेंटर डेपुटेशन में भेज दिए, स्टेट उसको भेजना नहीं चाहता, तो हो सकता है वो स्टेट के क्लोज हो, वैसे होता भी है। उस केस में अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो सेंटर का जो डिसीजन है वो वहां पे प्रिवेल करेगा ओवर द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंटर बेसिकली अभी डिक्टेट कर सकता है अपने टर्म्स को, फोर्स कर सकता है स्टेट को उस ऑफिसर को भेजने के लिए। अगर नहीं भेजेगा तो भैया आपकी छुट्टी होगी, आपकी बाय बाय आप कर सकते हो। और पब्लिक इंटरेस्ट वाले मामले में तो ठीक है, किसी को भी बोल सकता है कि ये फलां ऑफिसर को भेजिए। अगर उनको लगता है, मान लो कोई फलां ऑफिसर जो है वो किसी सीएम के क्लोज है, तो उसको तुरंत डेपुटेशन में बुला सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं। तो होता क्या है, देखिए सीधी सी बात है, जो कि उत्तराखंड कैडर के अंदर जो ऑफिसर काम कर रहा है, तो डेफिनेटली देखिए मोस्टली केसेस में वो वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट के काफ़ी क्लोज होता है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, एक आईएएस ऑफिसर को, जो पब्लिक सर्वेंट है, उनको न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। जो तमिलनाडु कैडर के ऑफिसर हैं वो तमिलनाडु गवर्नमेंट के काफ़ी क्लोज होते हैं। ठीक है, तो उनकी वो हेल्प करते हैं अलग अलग तरीके से, अपनी जितनी उनके पास पावर होती है। तो उसकी वजह से ये जो है कई बार स्टेट के बीच में और सेंटर के बीच में इश्यूज चलते रहते हैं। तो जैसे अभी 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, तो बहुत सारे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं या आईपीएस ऑफिसर हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के हो सकता है कुछ बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो, सेंटर को वो पसंद नहीं आता तो उनको डेपुटेशन में भेजना चाहता है। लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको अलाउ नहीं करती है। उस केस में सेंटर जो है वो अभी डिसीजन ले सकता है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जो पहले स्टेट के पास पावर हुआ करती थी आईएएस ऑफिसर के ट्रांसफर को लेके, या उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शंस को लेके, या फिर उसको डेपुटेशन में भेजने को लेके, वो पावर्स जो हैं अभी सेंटर के पास शिफ्ट हो रही हैं धीरे धीरे स्टेट से। ठीक है, जिसकी वजह से कई सारे स्टेट यहाँ पे ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ भैया, जो आईएएस ऑफिसर होता है, जैसे मान लो आप जब फॉर्म फिल करते हो, तो आप अपना कैडर भरते हो, प्रेफरेंस देते हो। जैसे अगर आपका तमिलनाडु से बिलोंग करते हो तो आप कैडर बताओगे, ठीक है, कि आप तमिलनाडु कैडर में जाना चाहते हो या किसी और कैडर में जाना चाहते हो, तो लाइफ लॉन्ग आप उसी कैडर के अंदर ही सर्विस करते हो। लेकिन आपको सेंट्रल डेपुटेशन में भेजा जा सकता है। ठीक है, तो आप वहाँ से रिलीव हो जाते हो स्टेट में। जैसे मान लो आपको 5 साल के लिए सेंट्रल डेपुटेशन में भेजा गया, तो 5 साल जो है सेंटर के लिए काम करोगे, फिर से आप स्टेट में आ सकते हो उसको पीरियड होने के बाद। आप किसी दूसरी स्टेट में भी जा सकते हो, जैसे राजस्थान कैडर का जो ऑफिसर है वो पंजाब कैडर में जा सकता है डेपुटेशन के लिए, तो वो चलता रहता है। तो यहाँ पर डेपुटेशन भेजने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी होना भी जरूरी है, और उस आईएएस और उस ऑफिसर की भी परमिशन बेसिकली ली जाती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें अभी सेंटर अपने हाथ में लेना चाहता है, तो जिसकी वजह से कई स्टेट जो है वो यहाँ पे अपोज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपोजिशन पार्टी वाले कर रहे हैं, बीजेपी रूल्ड कई सारे स्टेट्स हैं वो भी इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मामला था, मैंने थोड़ा ज़्यादा इसको डिटेलिंग में बता दिया, लेकिन एग्जाम के लिए मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बट आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, राइट। चलिए, अगली जो न्यूज़ आती है दोस्तों, आती है हरियाणा में एक कानून पास हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि जिन लोगों की ऐसी कोई भी जॉब जहां पे सैलरी 30,000 रुपये से कम होती है, 30,000 वाले से ज़्यादा नहीं, 30,000 से कम होती है, वहां पे 75% जो रिजर्वेशन है वो लोकल हरियाणा के सिटीजन्स को दी जाए, जो हरियाणा में रहने वाले लोग हैं, 30,000 से कम वाली सैलरी में। तो ये कानून जो है वो पास हो गया, लागू भी हो गया है। हालांकि ये भी कोर्ट में सब जुडिस है, कोर्ट यहाँ पे क्या फैसला लेता है वो अलग बात है। तो यहाँ पे क्या है ना, ये लोकल रेजिडेंट्स को प्रेफरेंस दी गई है
क्योंकि इस तरह के बड़े बड़े वादे जब इलेक्शन हुए थे हरियाणा में तो सरकार ने किए थे, तो फाइनली इसको लागू किया गया है। अब इसको लेके बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं, ठीक है। एक्सपर्ट्स के अंदर ऑब्जेक्शंस है, इकोनॉमिस्ट हैं, वो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, इवन इंडस्ट्री के लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। देखिए कुछ ऑब्जेक्शंस मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहली बात तो ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा ये फंडामेंटल राइट है, आप कहीं पे जाके भी कोई भी जॉब कर सकते हो, है ना। राइट टू ऑक्यूपेशन आपके पास है, राइट टू मूव, राइट टू रिजाइड। तो एक तमिलनाडु वाला आदमी महाराष्ट्र में जाके जॉब कर सकता है उसका मन करे तो, क्योंकि इंडिया तो एक ही है। लेकिन अगर महाराष्ट्र की सरकार ने अगर रूल वहां पे बना दिए तो तमिलनाडु वाला आदमी जा नहीं सकता। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहाँ पे ये एक बड़ी समस्या है। तो एक तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो है ही। दूसरी बात, हरियाणा में जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं जो ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, वहाँ पे 99% जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो 30,000 से कम पैसा कमाते हैं। इसका मतलब एमएसएमई सेक्टर में आपको 75% जो है वो सिर्फ हरियाणा के लोगों को ही देनी पड़ेगी। इसमें मज़े की बात यह है कि एमएसएमई सेक्टर में ज़्यादातर जो एम्प्लॉई हैं वो आउट ऑफ हरियाणा से आते हैं, क्योंकि इतने सारे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को हरियाणा में ढूंढना, उनको हायर करना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो ये एमएसएमई सेक्टर होता है ना, ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम करता है। जैसे मान लो हो सकता है कि किसी खास सीजन में उनके पास डिमांड हो, तो वो लोग क्या करते हैं, जब डिमांड होती है तो एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, और जब डिमांड नहीं होती तो उनको रिलीव कर देते हैं। तो ये डिमांड के ऊपर चलता है। तो हर बार जब डिमांड होती है मार्केट में, हरियाणा से ही लोगों को, स्किल लोगों को हायर करना, बाद में इनको फायर करना, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो मान लो साल भर में 3 महीने डिमांड रहती है और 9 महीने बहुत कम डिमांड रहती है, तो क्या वो 3 महीने के लिए दोबारा से लोगों को हायर करेंगे हरियाणा से ही? तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। अगर उनको ऑल ओवर इंडिया से हायर करना है तो उनके लिए आसान हो जाता है। आप एक न्यूज़पेपर में ऐड निकालिए, दुनिया भर की एप्लीकेशन आपके पास आ जाएंगी। लेकिन हरियाणा से ही इतने सारे स्किल्ड लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। ये यहाँ पे बड़ी समस्या है। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से जो कंपनीज हैं जो हरियाणा के अंदर आती हैं, अपने प्लांट्स वगैरह लगाती हैं, वो नहीं आएंगी। उनको पता है कि यहाँ पे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ नहीं मिलेंगे, तो उस कोटा की वजह से। तो वो लोग क्या करेंगे, वो गुड़गांव में की बजाय वो गाजियाबाद में चले जाएंगे, गुड़गांव की बजाय वह जो है नोएडा में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो उनको मिलेगा नहीं, तो वहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे एक बड़ी समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि जो देखिए अभी लोकल लोगों को ये पता है कि भैया तुम्हारी जॉब सेफ है, जबकि जो माइग्रेंट लोग आते हैं, मान लो अब कोई आदमी झारखंड से आया है गुड़गांव में किसी कंपनी के अंदर काम करने के लिए, वहीं पे अभी लोकल आदमी भी आएगा, तो उस कंपनी में मान लो 100 एम्प्लॉयज़ हैं, उन 100 एम्प्लॉयज़ में से 75% एम्प्लॉयज़ जो हरियाणा के होंगे और 25 एम्प्लॉयज़ जो है वो झारखंड के होंगे। लोकल एम्प्लॉयज़ को टैकल करना मुश्किल होता है, माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ को टैकल करना आसान होता है। आर गेटिंग दिस पॉइंट? क्योंकि जब लोकल लोगों की वहां पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, इनकी मेजोरिटी हो जाएगी, तो ये ओवरऑल कंपनी के लिए सही नहीं है। क्योंकि हो सकता है माइग्रेंट वर्कर्स को वो लोग कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, मारपीट भी कर सकते हैं। और जब लोकल लोगों को ये पता है कि तुम्हारी जॉब सेफ है, तो एफिशिएंसी भी जो है वो कम हो जाती है। वो मन लगा के काम करेंगे ही नहीं। उनको पता है कि भैया तुम्हारी तो, है ना, जॉब सुरक्षित है, 75% तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। बाहर से इनको हम लोग हायर करने देंगे नहीं, क्योंकि वो हो नहीं सकता। अंदर में ये लोग हायर करेंगे तो उनकी मजबूरी है हायर करना। ये कुछ समस्या यहाँ पे जरूर क्रिएट होंगी। एक और समस्या यहाँ पे देखिए वो क्या क्रिएट हो सकती है, वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर ना वो मेरिट के ऊपर काम करता है ना। प्राइवेट सेक्टर का एकमात्र मोटिव होता है प्रोडक्शन बढ़ाना, अपना प्रॉफिट बढ़ाना, तो मेरिट के ऊपर काम करता है। तो सीधी सी बात है, प्राइवेट सेक्टर तो उन लोगों को हायर करेगा जो ज्यादा एफिशिएंसी देंगे, जो ज्यादा स्किल्ड होंगे। अब रिजर्वेशन की मजबूरी के चक्कर में आपको उन लोगों को भी हायर करना पड़ेगा जिनके पास प्रॉपर स्किल नहीं है। तो जब जिनके पास स्किल ही नहीं है भैया, तो वो क्या ही एफिशिएंसी देंगे, क्या ही आउटपुट करेंगे, तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। जब आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस कर दोगे तो प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि एफिशिएंसी कम हो जाती है। आप सोच के देखो, सरकारी महकमे में एफिशिएंसी है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों को लगता है कि तुम्हारी जॉब सुरक्षित है, इसीलिए तो एफिशिएंसी नहीं है ना। आप जैसे हमारे यहाँ पे कहावत है कि आप जब सरकारी जमाई बन जाते हो तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आपने रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस कर दिया
लोकल लोगों के लिए, तो वो तो यही सोचेंगे कि कंपनी तुम्हें निकाल सकती नहीं, तुम्हारी तो जॉब सेफ हो गई है, तो काम करो या ना करो क्या ही फर्क पड़ता है। तो कंपनी का जो ओवरऑल जो वर्क कल्चर है, उसका जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे लॉस होगा। तो वो कंपनी हरियाणा में ना आके वो दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाएंगी। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ऑलरेडी जो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं या बहुत सारी जो कंपनीज हैं, उनके सीईओज, उनके मैनेजर्स का मानना है। ऑलरेडी उन लोगों ने नोएडा में, गाजियाबाद में जगह देखना शुरू कर दिया है जहां पे वो अपनी कंपनीज को शिफ्ट करने वाले हैं इस कानून से पहले ही। और बहुत सारी कंपनी जिनको ये शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं था, उन्होंने ऑलरेडी कोर्ट में केस डाल दिया है, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। उनका कहना है कि बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे तो हर स्टेट करने लगेगी, कल को पंजाब भी करेगा, महाराष्ट्र भी करेगा, छत्तीसगढ़ भी करेगा, तमिलनाडु भी करेगा। तो भैया आप इतने स्किल्ड वर्कर लोकल डोमेस्टिकली कहाँ से लेके आओगे, सबसे बड़ी बात। और राइट टू मूव का क्या होगा, राइट टू ऑक्यूपेशन का क्या होगा, ये कुछ समस्या यहाँ पे क्रिएट होने वाली हैं ऑल इंडिया लेवल पे भी, अगर ये लॉ इस तरह का यहाँ पे बनता है तो। छत्तीसगढ़ वगैरह तो ऑलरेडी इसको कंसिडर कर ही रहे हैं। हालांकि सरकार ने बोला है कि 2 साल तक जो है स्टार्टअप के ऊपर लागू नहीं होगा, लेकिन 2 साल के बाद तो लागू होगा ना। तो भैया हरियाणा में स्टार्टअप्स क्यों आएंगे, वो तो हरियाणा से बाहर जाएंगे, वो तो नोएडा जाएंगे, गाजियाबाद जाएंगे। और गेट दिस पॉइंट, तो हरियाणा में जो है स्टार्टअप कल्चर भी कम हो जाएगा, जो कि जैसे हमारा यहाँ पे गुड़गांव वगैरह में होता है। तो ये लॉ जो है तो थोड़ा सा आपको बताना जरूरी था, ठीक है। आई होप आपको ठीक ठाक समझ में आया होगा, लेकिन आप एक बार इस आर्टिकल को जरूर पढ़ लेना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, हल्का फुल्का, बट तो ज़्यादा मेरे ख्याल से समस्या आपको आएगी नहीं समझने में। अगली जो न्यूज़ है वो है मिस केरला को लेके। ये मिस केरला कोई वीमेन नहीं है, कोई महिला नहीं है, ये मिस केरला जो है एक फिश है, ठीक है। और इसका जो लोकल नेम है, बेसिकली जो थोड़ा इनफॉर्मल नेम है, उसे कहते हैं डेनिसन बार्ब, और इसे कहा जाता है मिस केरला, ठीक है। जैसा कि आप इसको पिक्चर में भी देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत एक मछली होती है। एक्वेरियम वगैरह में इसको बहुत यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसको ऑर्नामेंट्स में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑर्नामेंटेशन के लिए भी, मतलब ज्वेलरी वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। और तो ये काफ़ी पॉपुलर है, और ये केरला कर्नाटका में पाई जाती है, वहीं की नेटिव फिश है, ठीक है। और इसका, अब इसमें समस्या क्या है, इसका जो साइंटिफिक नेम है ना, वो आप देख सकते हो, वो है पुंटियस डेनिसोनी, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और ये वाला इसका इनफॉर्मल नेम है मिस केरला, इसको कहा जाता है। एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अब बात ये हुई कि इसको सरकार ने क्या किया, शेड्यूल 1 के अंदर इसको डाल दिया गया। वो जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना 1972, उसके शेड्यूल 1 में डाल दिया। शेड्यूल 1 के अंदर जो भी स्पीसीज होते हैं उनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि आप इसको सेल सेल नहीं कर सकते, आप इसको मार नहीं सकते, आप इसको कंज्यूम नहीं कर सकते, आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन होता है। जैसे टाइगर हो गया है ना, जैसे हाथी हो गया, ब्लैक बक हो गया, चिंकारा हो गया, तो घड़ियाल हो गया, है ना। इस तरह के जो हमारे पास जानवर हैं जो हाईली सेंसिटिव हैं, उनको शेड्यूल 1 के अंदर डाला गया है। तो अब केरला कर्नाटक के अंदर, खासकर केरला के अंदर ये जो फिश है ना, इसको काफी बड़े पैमाने पे इसको यूज किया जाता है बाय लोकल पीपल, फॉर ऑर्नामेंटेशन, फॉर ट्रेड, इवन फॉर रिक्रिएशन पर्पस। जो एक्वेरियम वगैरह होते हैं ना, वो जो शीशे की एक ग्लास की जो वो एक बकेट सी होती है, उसके अंदर कुछ मछलियां वगैरह आप डाल देते हो ना, ऑफिस वगैरह के अंदर आपने कहीं देखा होगा, वहां पे लोग इसका यूज करते हैं। तो शेड्यूल 1 के अंदर इसको डालने का मतलब ये है कि आप उसको भी इस तरह से यूज नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं जो मछली का अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, वो टोटली अपोज कर रहे हैं इस चीज को। देखिए, शेड्यूल 1 के अंदर किसी भी स्पीसीज को तब डाला जाता है वो काफी एंडेंजर्ड होता है, उसको खतरा होता है, लेकिन इसको ऐसा कोई खतरा है नहीं। सरकार ने क्यों डाला है भगवान जाने। तो उनका कहना है कि अगर आप इसको डालना ही था तो कम से कम शेड्यूल 4 के अंदर डालते, शेड्यूल 1 के अंदर क्यों डाला है। शेड्यूल 4 के अंदर जो स्पीसीज होते हैं आप उसका यूज कर सकते हो विद सम रेगुलेशंस। तो उनका कहना है कि शेड्यूल 4 के अंदर आप इसको डालिए, हम इसको यूज करेंगे, लेकिन आपकी परमिशन ले लेंगे, लेकिन शेड्यूल 1 में तो कंप्लीट बैन होता है। तो शेड्यूल 1 के अंदर आप देख सकते हो, जैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स होते हैं, टाइगर, ब्लैक बक, हिमालयन ब्राउन बियर, है ना, कॉमन डॉल्फिन, चीता, ये सब आपका शेड्यूल 1 के अंदर आता है। शेड्यूल 2 में भी आपको जो है कश्मीरी फ्लाइंग स्क्वैड, कश्मीरी फोक्स, बंगाल हनुमान लंगूर, लार्ज इंडियन सीवेट, एसमीज मकाक वगैरह, वो सब शेड्यूल 2 में आते हैं। शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में भी जो है अलग अलग हमारे पास स्पीसीज आते हैं। शेड्यूल 5 में भी आप देख सकते हो
और शेड्यूल 6 में जो है वो खासकर जो प्लांट्स आते हैं, ठीक है, तो इन प्लांट्स को जो है कल्टीवेट आप नहीं कर सकते। तो ये शेड्यूल 1 आपको पता होना चाहिए, इस बार तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था शेड्यूल से, तो वही थोड़ा सा न्यूज़ में था, तो आपसे वो थोड़ा सा मिस केरला के बारे में पूछ सकता है क्योंकि न्यूज़ में था, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वो एक्सप्लेनर सेक्शन से है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी। जो बाल्कन स्टेट्स हैं, बाल्कन स्टेट में कुछ पंगा हो गया है। वो पंगा क्या है वो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये 11 बाल्कन स्टेट्स होते हैं। ये एक्चुअली वहाँ पे बाल्कन पेनिनसुला है। देखिए, ये तो यहाँ पे इटली हो गया, ठीक है, ये वाला तो इटली बाल्कन का पार्ट नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोसोवा, ठीक है, आप बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया, मोंटेग्नेरो और अल्बानिया और ग्रीस। ये 11 स्टेट ऐसे हैं जो बाल्कन पेनिनसुला का पार्ट है, लेकिन सबके बारे में हम लोगों को नहीं जानना है, हमें जानना है सिर्फ इसके बारे में। देखिए, ये है आपका सर्बिया, ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है ना, ये है सर्बिया। और ये जो आपको रेड कलर में इधर नजर आ रहा है, ये वाला, ये है आपका बोस्निया। तो थोड़ा सा आपको मैं मामला बता देता हूँ। ये जो बोस्निया है ना, ये मल्टी एथनिक एक स्टेट है। मल्टी एथनिक का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ की जो मुस्लिम्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, बोस्नियन मुस्लिम्स, ठीक है, क्रोशियन भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जो ये क्रोशिया वाली पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पे पाई जाती है, और सर्बियंस भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। सर्बियंस जो है वो ज़्यादातर क्रिश्चियंस हैं, क्रोशियन भी ज़्यादातर क्रिश्चियंस हैं, और क्रिश्चियंस में भी अलग अलग वैरायटी है। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस होते हैं और कैथलिक्स होते हैं, है ना, प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, उसके अंदर अलग अलग हैं, और मुस्लिम पॉपुलेशन भी यहाँ पे पाई जाती है। तो मल्टी एथनिक जो है वो स्टेट है। अब 1992 में क्या हुआ, जो ये सर्बिया वाला रीजन था ना, सर्बिया के साइड में जो आप ये रेड कलर में ये वाला देख रहे हो, मैं इसको देखो थोड़ा ब्लैक कलर का ले लेता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये वाला जो एरिया था, ईस्टर्न बोस्निया, यहाँ पे जो है कम्युनल राइट्स हुए थे। कम्युनल राइट भी कहना इनको सही नहीं होगा, मैं तो इनको बोलूंगा जीनोसाइड, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको जीनोसाइड बोलती है। जीनोसाइड का मतलब होता है जब वहां की सरकार जबरदस्ती किसी खास कम्युनिटी को अटैक करती है। तो इस एरिया में क्या हुआ, 1992 से लेके 1995 तक जीनोसाइड हुआ, और बहुत सारे मुस्लिम्स को सर्बिया की आर्मी ने, सर्बिया के जो वहां के लोकल मिलिशिया था, उन्होंने उनको मारा। लगभग 10 से 12 हजार के लगभग लोग, ऐसा माना जाता है 8-10 हजार लोगों को उनको डायरेक्टली मार दिया, खासकर बच्चों को, जो मेल चाइल्ड थे, और बड़े बुजुर्गों को, और उनको पुरुषों को मार दिया गया। अब बहुत सारे लोगों को तो मार दिया गया, और कई लाख लोग जो हैं वो यहाँ से माइग्रेट होके जो है बोस्निया की यहाँ पे आ गए, वेस्टर्न साइड में आ गए। तो ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे फंसता है। 1995 में फाइनली यहाँ पे पीस अग्रीमेंट हुआ, जिसे डेटन अग्रीमेंट कहा जाता है। इस डेटन अग्रीमेंट के थ्रू क्या हुआ, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ की जो प्रेसिडेंसी होती है, उस प्रेसिडेंसी को जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। मतलब बार बार हर टर्म करके जो है 3 प्रेसिडेंट वहां पे बनते हैं। तो एक प्रेसिडेंट जो बनता है वो बनता है सर्बियन पीपल का, जो वहां पे जो सर्बियन कम्युनिटी के लोग हैं। दूसरा जो प्रेसिडेंट बनता है वो बनता है बोस्नियन मुस्लिम्स का। और तीसरा जो बनता है वो बनता है क्रोशियंस का, जो कि क्रोशिया वाले बाउंड्री पे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो 3 प्रेसिडेंट बनते हैं। तो थोड़ा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन अभी प्रेजेंटली वहां पे समस्या हो गई। समस्या ये हो गई कि जो सर्बिया वाले भाई साहब इस समय जो वहां पे प्रेसिडेंट हैं, उनकी टर्म चल रही है सर्बिया वालों की, वो थोड़ा सा ना डिक्टेटर टाइप का है। वो वो अल्ट्रा राइट विंग है, और उसका कहना है कि मैं सर्बिया के लोगों के लिए अलग से इंस्टीट्यूशंस बनाऊंगा, इवन मैं उनके लिए आर्मी भी बनाऊंगा, मैं उनके लिए सेपरेट कॉलेज बनाऊंगा, मैं उनके लिए सेपरेट स्कूल्स बनाऊंगा, सर्बिया वाले लोगों के लिए। और जबकि आपको पता है कि 1992 से लेके 1995 तक जो है सर्बिया के बहुत सारे लोगों ने बोस्नियन मुस्लिम्स को वहाँ पे मारा था। बाद में यूरोपियन यूनियन और के बहुत सारी कंट्री, यूएसए वगैरह ने वहाँ पे इंटरवीन किया था, और तब जाके वो मामला शांत हुआ था। तो उसमें ये चीज़ हुई थी कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर में एक जो अग्रीमेंट वगैरह हुए, तो यूरोपियन यूनियन का एक खास ऑफिसर यहाँ पे बैठता है, और वो ये इंश्योर करता है कि जो डेटन अग्रीमेंट है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये जो सर्बिया के प्रेसिडेंट है ना, जब उसने इस तरह की हेट स्पीच देना शुरू किया,
तो इस समय वहाँ पे यही जो है वो डर का माहौल बन गया है कि क्या कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सर्बिया डोमिनेटेड जो लोग हैं वो दोबारा से वहाँ पे कम्युनल राइट ना करें, दोबारा से वहाँ पे जिनोसाइड ना करें, क्योंकि इनको जो है कई कंट्री से सपोर्ट मिला हुआ है। इनको हंगरी से सपोर्ट मिला हुआ है, इनको सर्बिया से भी सपोर्ट मिला हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मामला यहाँ पे फंसता है। तो जब सर्बिया के उस प्रेसिडेंट ने सॉरी मतलब प्रेसिडेंट ने अभी सर्बियन एथनिसिटी वाले प्रेसिडेंट ने, जो कि बोस्निया के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है मिस्टर डाडिक, देखिए ये हैं। तो इनके खिलाफ यूएसए ने भी कार्रवाई की है और इनके खिलाफ कुछ जो है इनको बैन वगैरह कर दिया है, इनके अकाउंट वगैरह फ्रीज कर दिए हैं। इसके जो साथी थे जो हेट स्पीच करते थे उनके खिलाफ भी उनके अकाउंट्स वगैरह को भी बैन कर दिया गया है। तो बेसिकली पूरे का बड़ा मामला है। हालांकि इनका कहना है कि वो बिल्कुल भी अलग कंट्री नहीं चाहते। इनका कहना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सर्बिया के लोगों के लिए अलग से इंस्टीट्यूशन चाहता हूँ, अलग से आर्मी, अलग से स्कूल। तो भैया बात सीधी सी बात है ना, तो आप जब अलग ये सारी चीज़ें करोगे तो आप अलग कंट्री की डिमांड कर रहे हो। रशिया यहाँ पे बहुत खुश है। देखिए रशिया वहीं पे खुश होता है जहाँ पे डिक्टेटर लोगों की वो होते हैं ना, क्योंकि वो खुद डिक्टेटर हैं। तो रशिया यहाँ पे खुश है क्योंकि रशिया चाहता है कि वो अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ा सकता है और वो इनको बिल्कुल सपोर्ट करता है, वो सारी की सारी चीज़ें। तो ये थोड़ा सा पूरा मामला यहाँ पे फंसता था बाल्कन्स वाला। करंट अफेयर की न्यूज़ है तो थोड़ा बहुत वो आपसे पूछ सकते हैं, कुछ लोकेशंस वगैरह। ठीक है, हालांकि एज सच ये इशू आपसे एग्जाम में नहीं पूछने वाले, वो पूछते नहीं है इस तरह की चीज़ें। वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट भी नहीं इसको कह सकते। वर्ल्ड हिस्ट्री में तो हम लोग जो है वर्ल्ड वॉर्स वगैरह ही पढ़ते हैं। तो लेकिन इंटरनेशनल न्यूज़ है, हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। आज का जो एक्सप्लेनर सेक्शन है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जो कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो तो आप खुद पढ़ ही लोगे, और जो यहाँ पे जो डिटेल दे रखी है आप उसको जरूर पढ़िए, रिकमेंडेड है। लेकिन मैं आपको अपनी एंड से थोड़ा सा बता देता हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह के बारे में। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है एक्चुअली 2017 में इसको पास किया गया था कानून को, 2018 से हम लोगों ने इसको लागू कर दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड एक पीस ऑफ पेपर होता है बेसिकली, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। मान लो अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी लिख देता हूँ, बीजेपी लिख देता हूँ मान लो। अगर आपको बीजेपी को मान लो 50,000 रुपये डोनेट करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एसबीआई बैंक में जाओगे। एसबीआई बैंक में जो है एसबीआई बैंक से आप जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड को खरीदोगे, जो कि 50,000 रुपये का बॉन्ड होगा। ये अलग अलग डोमिनेशन का हो सकता है, 1,000 रुपये का भी हो सकता है, 10,000 का भी हो सकता है, 1,00,000 रुपये का भी हो सकता है, 10 लाख का भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लो आपने 10-10 हज़ार वाले 5 बॉन्ड खरीद लिए। आपने जो है केवाईसी फॉर्म भरा, नो योर कस्टमर, तो उसमें अपनी थोड़ी बहुत डिटेल भरते हो आप, अपना नाम, ऑक्यूपेशन वगैरह वो सारी चीज़ें। आप इस बॉन्ड को खरीदते हो और इस बॉन्ड को जाके आप पॉलिटिकल पार्टी को दे देते हो। पॉलिटिकल पार्टी बाद में जो है बैंक में जाके उसको कैश करवा सकती है। ठीक है, और उसको अपनी इलेक्शंस के लिए यूज कर सकती है जैसे मर्जी करे। तो ये थोड़ा सा हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स होता है। अब देखिए, अब हमारी कंट्री में तो बहुत सारी पार्टीज हैं, है ना। बीजेपी यहाँ पे है, कांग्रेस यहाँ पे है, मतलब समाजवादी पार्टी यहाँ पे है, या और भी कोई सारी पार्टी होती हैं। अब बहुत सारे लोग इनको डोनेट करते हैं। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इलेक्टरल बॉन्ड के ऊपर, जैसे मान लो आप हो, ये मान लो मैं आपका नाम लिख देता हूं सुमित। ठीक है, इस इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुमित का नाम नहीं होता। कि कौन आदमी उस इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा डोनेट कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन पूरी तरह से ब्लैक होती है। हालांकि एसबीआई को पता है, एसबीआई को पता है कि किसने बॉन्ड खरीदा है, लेकिन इस बॉन्ड के ऊपर किसी का भी नाम नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू अगर कोई कंपनी, कोई इंडिविजुअल कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेट कर रहा है, आप उसका पता नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस को खुद नहीं पता कि इस किस आदमी ने तुम्हें डोनेट किया है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर तो कुछ लिखा ही हुआ नहीं, कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। तो इससे जो है ट्रांसपेरेंसी हैम्पर होती है। देखो ट्रांसपेरेंसी हैम्पर क्या, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं। तो होता क्या है, करप्शन का हमारे इंडिया में सबसे बड़ा कारण है, जिसे आजकल मतलब वैसे तो पूरी दुनिया में ही आप इसको कह सकते हो, इसे कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म में क्या होता है, जो पॉलिटिकल क्लास होती है और जो कैपिटल क्लास होती है, मतलब जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, उनकी साठगांठ को बेसिकली बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अब मान लो यहां पे रिलायंस ने 5 करोड़ रुपए जो है बीजेपी को डोनेट किए इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। आपको कभी नहीं पता चलेगा कि ये 5 करोड़ रुपए जो है बीजेपी को किसने दिए हैं। अब सीधी सी बात है, जब बीजेपी पावर में आएगी तो वो किसके लिए काम करेगी, वो तो रिलायंस के लिए काम करेगी।
सीधी सी बात है भैया, आपको जिसने जिताया है तो आप किसके लिए पॉलिसी बनाओगे? आप उसके लिए पॉलिसी बनाओगे, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी पे लागू होता है। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो एक तरीका बन गया है पॉलिसीज को अपनी फेवर में बनवाने का, पॉलिटिशियंस को खरीदने का। खरीदी तो रहे हैं और क्या कर रहे हैं, है ना? तो इलेक्टोरल बॉन्ड, अब आप समझोगे सर इतनी जब इसमें खराब चीजें हैं तो इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? देखिए, इसको इंट्रोड्यूस करने का एक जो आर्गुमेंट सरकार ने दिया है, वो कहते हैं कि इससे ब्लैक मनी जो है वो कम होगी मार्केट में। जो पहले लोग पॉलिटिकल पार्टीज को कैश देते थे ना, पर वो टेबल के नीचे से जो है 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 10,000 रुपए, वो कैश वाला सिस्टम खत्म हो गया, क्योंकि अभी पॉलिटिकल पार्टी जो है कैश में डोनेशन नहीं ले पाती, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू होता है। तो उनका कहना है कि ये सारी की सारी व्हाइट मनी होती है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल बकवास आर्गुमेंट है, ये पूरी तरह से बकवास आर्गुमेंट है। कैसे? मान लो रिलायंस की कोई कंपनी है, ठीक है, रिलायंस कंपनी ने अपनी ही कोई दूसरी कोई शैडो कंपनी ओपन कर रखी है, ठीक है, मान लो मॉरिशियस के अंदर। अब रिलायंस मान लो यहां से कोई ब्लैक मनी जनरेट कर रही है, तो ऑफ शोरिंग के थ्रू उसको व्हाइट में कन्वर्ट करेगी, व्हाइट में उसको वापस इंडिया में लेके आएगी, और उस पैसे को जो है वापस जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर देगी। तो ये कहना कि इससे ब्लैक मनी कम होती है, ऐसा कोई भी एविडेंस हमारे सामने नहीं आता है। बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं और हर स्टडी के अंदर यही प्रूफ होता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से ब्लैक मनी बिल्कुल भी नहीं रुकी है, रुक ही नहीं सकती, क्योंकि वो आर्गुमेंट ही नहीं है। तो ये तो बहुत सारी चीजें होगी। अब आप एक बात को सोचो कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है? डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट होता है लोग। लोग क्या करते हैं? वोट देते हैं, और हर वोट की जो है सी एक वैल्यू होनी चाहिए। यही तो डेमोक्रेसी का रूल है ना, वन वोट वन वैल्यू, वन पर्सन, यही तो होता है ना, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। तो मैंने जो वोट दिया, मेरी वोट की भी एक वैल्यू है, अंबानी ने जो वोट दिया, अंबानी की वोट की भी एक वैल्यू है। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या आपको लगता होता है? बिल्कुल नहीं होता। वन पर्सन वन वोट तो ठीक है, अंबानी भी एक वोट कर सकता है, मैं भी एक वोट कर सकता हूं, लेकिन मेरी वोट की वैल्यू अंबानी की वोट की वैल्यू के बराबर नहीं है, क्योंकि अंबानी जो है वो 50 करोड़ रुपए सरकार को डोनेट कर रहा है, और मैं कितना कर रहा हूं? मैं 5 रुपए भी नहीं कर रहा हूं। तो इसका मतलब अंबानी की वोट की वैल्यू ज्यादा है। सरकार जो पॉलिसी बनाएगी वो अंबानी के फेवर में बनाएगी, मेरी फेवर में नहीं बनाएगी। और जब सरकार लोगों को इग्नोर करके बिजनेसमैन की फेवर में पॉलिसीज बनाने लगती है, तो उस समय समझ लीजिए डेमोक्रेसी खत्म हो गया। तो लोगों को यह अधिकार है डेमोक्रेसी में, यह जानने का अधिकार है कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कहां से हो रही है, और उसके लिए पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली यह ट्रांसपेरेंसी हमारी कंट्री में जीरो है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर आती ही नहीं। और ऐसा सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना जुगाड़ करके ऐसा सिस्टम बना दिया है कि आप पॉलिटिकल पार्टी से पूछ ही नहीं सकते कि भैया आपको किसने डोनेट किया है। यहाँ पे ये बहुत बड़ा एंगल है। दूसरी बात, आपको एक चीज मैं आपको और बताता चलूं यहाँ पे, वो ये है कि अब आपको ये पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को खुद नहीं पता होता कि इसको किसने डोनेट किया। अब ये आप समझ के देखिए कि बीजेपी जो है इस समय पावर में है, लेकिन एसबीआई के पास तो इंफॉर्मेशन है ना कि किसने डोनेट किया है। तो ये है जो वो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है, और यहां पे है कांग्रेस। कांग्रेस जो है वो अपोजिशन में है। कांग्रेस के पास ये पावर है ही नहीं कि वो ये पता लगा ले कि किसने उसको डोनेट किया, लेकिन बीजेपी के पास ये पावर है। बीजेपी जो है वो एसबीआई से वो इंफॉर्मेशन ले सकती है कि किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेट किया है। तो उसके नाम की लिस्ट वो निकाल सकती है कि भैया फलां फलां ने कांग्रेस को डोनेट किया है, फलां फलां ने जो है वो समाजवादी पार्टी को डोनेट किया है। ऐसा बीजेपी पता कर सकती है, कांग्रेस पता नहीं कर सकती। और आपको ये पहले से ही पता है कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है वो उनका कितना मिसयूज होता है। तो बीजेपी एसबीआई के थ्रू, मान लो यहां पे कोई पर्सन है जिसका नाम है एक्स वाई जेड, मान लो एक्स वाई जेड ने कांग्रेस को डोनेट किया है 1 करोड़ रुपया। अब बीजेपी एसबीआई के थ्रू ये पता लगा सकती है कि इस भाई साहब ने कांग्रेस को डोनेट किया है, तो इस आदमी को प्रेशराइज कर सकती है, उसको डरा सकती है, धमका सकती है। तो यह आदमी अगली बार कांग्रेस को डोनेट ना करके बीजेपी को डोनेट करेगा। उसको पता है कि तुम्हारे ऊपर फंदा लटका हुआ है, तुम्हें हरास किया जा सकता है,
और ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। अगर आप डोनेशन को देखोगे तो 80% से ज़्यादा डोनेशन जो है वो सिर्फ उस पार्टी को जा रही है जो पावर में है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को ना के बराबर फंडिंग आ रही है। तो इससे होता क्या है कि एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है इलेक्शन के टाइम पे, और दूसरी अपोजिशन पार्टी हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं। तो एडवांटेज किसको मिलेगा? एडवांटेज तो उस पार्टी को मिलेगा जो पावर में है, सीधी सी बात है, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है ना। तो जो पार्टी पावर में है उसको मिलता है बेनिफिट, और जब किसी को बेनिफिट मिलता है ना डेमोक्रेसी में, दिस इज द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। सभी के लिए जो है लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सभी पॉलिटिकल पार्टी एक ही लेवल पे लड़नी चाहिए। अब वो लोग डिसाइड करेंगे कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी पार्टी नहीं जीतेगी। इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है स्टेट फंडिंग, ठीक है, स्टेट फंडिंग इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है, जिसे आप जो है पब्लिक फंडिंग भी कहते हो। पब्लिक फंडिंग का मतलब यह है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सभी को जो है सरकार पैसा दे इलेक्शन लड़ने के लिए, रादर देन पब्लिक, मतलब रादर देन कैपिटलिस्ट क्लास, ठीक है। मतलब आप जैसे मेरे जैसे लोग, टाटा अंबानी बिरला, वो फंडिंग सरकार को नहीं करेंगे। सरकार खुद अपने एक्सचेकर में से हर पॉलिटिकल पार्टी को कुछ खास पैसा देगी। मान लो हर कैंडिडेट को 15 लाख रुपए उन्होंने देना है, तो जब हर कैंडिडेट के पास 15 लाख रुपए को सरकार देगी, तो हर कैंडिडेट जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड पे होता है, बराबर लड़ सकते हैं। अब आप सोच के देखिए अभी प्रेजेंट में क्या होता है, एक कैंडिडेट के पास जो है 1 करोड़ रुपए है, दूसरे कैंडिडेट के पास जो है बेचारे के पास सिर्फ 10 लाख रुपए हैं। अब दोनों जो है वो सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं, तो 10 लाख रुपए वाला क्या ही लड़ेगा यार, 1 करोड़ रुपए वाले को तो डायरेक्ट एडवांटेज है। तो इसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो जब एक ही खेल को, मतलब आपने एक जगह खली को खड़ा कर दिया एक ही रिंग में, और वहीं पे आपने युजवेंद्र चहल को खड़ा कर दिया एक ही रिंग में और उनको बोला लड़ो, तो भैया बेनिफिट किसको होगा? खली को होगा ना, सीधी सी बात है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए एक सोल्यूशन ये भी कहा जा सकता है कि सरकार फंडिंग करे कैंडिडेट को, रादर देन द पब्लिक, रादर देन द बिजनेसमैन। बहुत सारी कंट्रीज में जैसे यूएसए यूके वगैरह में ये होता है। तो क्या उसको हम लोग इंडिया में लागू नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उसके भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। आज नहीं बताऊंगा, कभी फ्यूचर में हम इसको बात को डिस्कशन करेंगे, तो हम लोग स्टेट फंडिंग के अलग से टॉपिक करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भैया जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड की स्कीम सरकार ने लागू की है, ये पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक है, पूरी तरह से जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, और पूरी तरह से डेमोक्रेसी को डैमेज करती है। क्योंकि जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को किसने किसने चंदा दिया है, तब तक आप ये उसको मतलब बराबर लेवल पे रख ही नहीं पाओगे। अब सॉल्यूशन क्या है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी से तो आप सॉल्यूशन की खोज नहीं कर सकते ना कि वो खुद सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि वो तो खुद उस प्रॉब्लम का पार्ट है। तो ये तो आप उम्मीद नहीं कर सकते बीजेपी वाले जो है वो पार्लियामेंट के अंदर कानून लेके आएंगे। और ऐसा इसको चैलेंज भी किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर ये डिसीजन ले लिया कि पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई का पार्ट है ही नहीं, तो इसमें सभी बराबर हैं। ऐसे मामले में बीजेपी कांग्रेस सब एक साथ आ जाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन अभी नजर आता है वो है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट में भी 2017-18 से पेटिशन फाइल की गई थी, वो पेंडिंग है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई शुरू नहीं की है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो है वो भी लगभग चुप है, ना तो वो पूरी तरह से अपोज कर रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड को, ना ही पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी सी आप उम्मीद लगा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करे, इसकी सुनवाई करे, हर डायमेंशन को जो है वो डिस्कस करे, डिबेट करे, और उसके बाद जो है किसी पर्टिकुलर जो है डिसीजन पे पहुंचे, ऐसा उम्मीद लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट से। तो थोड़ा सा ये जो टॉपिक है ना, काफ़ी वास्ट टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड वाला। पहले भी मैं इसको कई बार आपको करवा चुका हूं, आप भी इसको पढ़ना है तो आप इसको डेफिनेटली गूगल कर सकते हो, कुछ ना कुछ आपको बहुत शानदार आर्टिकल यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और आज का जो एक और लास्ट सेशन है वो हम ये कर सकते हैं, एनोनिमिटी के बारे में बात करेंगे। डिटेल में मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, सिर्फ हल्का सा आपको बताऊँगा, ये रिकमेंडेड है, आप खुद जो है इसको पढ़ें। तो क्या कहता है, देखिए अनोनिमिटी की बात करता है। अनोनिमिटी का मतलब होता है कि जब आपको कोई जान नहीं सकता आप कौन हो, उसे कहते हैं अनोनिमिटी, ठीक है। तो होता क्या है इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट पे क्या होता है कि भैया लोग क्या करते हैं, किसी और के नाम से अपनी आईडी बना लेते हैं, है ना। नाम है उसका सीता और आईडी बना रखी है उसने जो है वो गीता के नाम से, ऐसा होता है। पिक्चर जो है वो किसी और की लगा देते हैं, है ना। शक्ल होती है किसी और के जैसी, और वहाँ पे पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर लगा लेते हैं ऋतिक रोशन के जैसी। तो अनोनिमिटी बहुत ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर होती है, राइट। आप सबको पता है कि आपकी कोई ना कोई फेक आईडी होगी, वैसे होनी नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है आपकी कोई फेक आईडी भी हो। अब इसका एनोनिमिटी का कारण क्या है?
इसके कुछ कारण ये हो सकते हैं, जैसे मान लो आप चाहते हो कोई आपको आइडेंटिफाई ना करे, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हो कोई आपको आइडेंटिफाई ना करे? क्योंकि देखिए, अगर आपने रियल आईडी को लगा दिया तो आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि सरकार आपको तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगी, आपके ऊपर एक्शन लगा लेगी। कई बार ऐसे होते हैं, जैसे वीमेन होती हैं या ट्रांसजेंडर्स होते हैं या गे होते हैं, वो लोग अपनी आइडेंटिटी को इसलिए छुपाते हैं, अगर वो अपनी आइडेंटिटी सरेआम बताएंगे तो लोग उनको जज कर सकते हैं, लोग उनको ट्रोल कर सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, है ना? ये भी रीज़न बहुत बार यहाँ पे होता है। और जैसे अभी जो मुस्लिम वीमेन के ऊपर अटैक हो रहे हैं ऑनलाइन, वो ऑक्शन वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें, है ना? तो ऐसे डर की वजह से भी बहुत सारे लोग जो अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा देते हैं। तो जैसे मान लो आपने इंटरनेट के ऊपर कुछ लिख दिया, मान लो आपको कोई मोदी जी की पॉलिसी पसंद नहीं आई, आपने इंटरनेट के ऊपर कुछ लिख दिया और वहाँ पे अपनी आईडी में जो आपने अपना नाम लिख रखा है, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, अपनी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, तो आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं सीधा-सीधा। तो कई सारे रीज़न ऐसे हैं जिसकी वजह से लोग एनोनिमिटी पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब आप लोगों को एनोनिमिटी दे देते हो तो लोग ज़्यादा ट्रुथफुल होते हैं, वो सच्ची बात बोलते हैं। लेकिन जब किसी को अपनी आइडेंटिटी बता देते हो तो लोग अपनी सच्ची फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है साइकोलॉजी में कि इंसान अपनी बिल्कुल सही तभी बिहेव करता है जब कोई भी उसको नहीं देख रहा होता, जब वो अलोन होता है। तो जब आप अलोन होते हो, आप उस समय जो बिहेव करते हो वो आपका रियल बिहेव होता है। तो जब अपनी आइडेंटिटी लोगों को बता देते हो तो आप रियल बिहेव नहीं करते हो, आप लोगों के हिसाब से बिहेव करते हो। अब ये एनोनिमिटी के फेयर में बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती हैं, लेकिन इस एनोनिमिटी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो गई हैं। जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को अब्यूज़ कर सकते हो, किसी को ट्रोल कर सकते हो, अब्यूज़ कर सकते हो, गाली दे सकते हो, किसी की जेंडर पे, रिलीजन पे, कास्ट पे, वो बहुत ज़्यादा होता है ना? अब उनको पता है कि आपकी रियल आईडी आईडी तो यहाँ पे है ही नहीं। मान लो यहाँ पे, मान लो मैं अपनी बात करता हूँ, मान लो सितेंद्र की मैं बात करता हूँ और सितेंद्र के अगेंस्ट में इंटरनेट पे किसी ने बहुत सारी गाली गलौज कर दिया और उसकी आईडी जो है वो रियल नहीं है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है? मेरे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। मैं पुलिस पे जा सकता हूँ, ठीक है? मेरे पास पुलिस जो है उस समय कोई एक्शन ले सकती है। मान लो ट्विटर के ऊपर किसी ने ट्वीट किया है मेरे अगेंस्ट में, तो पुलिस जो है वो ट्विटर को बताएगी, ट्विटर जो है उसको अपनी लेवल पे छानबीन करेगा, तब जाके उस अकाउंट को वो डिलीट करेगा। बहुत लंबा प्रोसेस होती है और तब तक डैमेज हो चुका होता है, ठीक है? तो अनोनिमिटी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, अनोनिमिटी के कुछ बेनिफिट भी हैं, तो एक बैलेंस बनाने की जरूरत है मॉडर्न समय में, ठीक है? बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। तो वही थोड़ा-सा इस आर्टिकल के बारे में बता रखा है कि जो है आप जो है किस तरह की चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? मतलब थोड़ा-सा आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो थोड़ा आपको डिटेलिंग में वो समझ में आ जाएगा। तो देखिए कि क्या है, कंक्लूजन में क्या लिखा है, यू कैन नॉट शेम देम इनटू बैक ट्रैकिंग देयर डिसइन्फॉर्मेशन, यू नीड टू कन्विंस समवन एल्स ईदर इन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कंपनी, इन अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। जैसे नेहरू जी के बारे में बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं, है ना? मुस्लिम्स को लेके, लोअर कास्ट को लेके, बहुत सारी नॉर्थ ईस्टर्न पीपल को लेके बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं, तो उसके खिलाफ आप डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, किसी रेयर ऑफ रेयर केस में, लाखों करोड़ों केस में, एक आधे केस में कुछ कार्रवाई होती है जब पुलिस कार्रवाई करती है। जैसे इस समय जो वो गिट हब वाली जो ऐप थी, वो बुल्ली सुल्ली वाली ना, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन कितने ही ऐसे हज़ारों करोड़ों केस होंगे जिसको इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन वो अपना डैमेज पूरा करके जाते हैं। तो थोड़ा-सा यही आपके इस आर्टिकल के बारे में था, कोई ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट था नहीं, बट ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं तो थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कुछ एडिशनल आर्टिकल भी आपके पास हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हो अगर आपका मन करे। देखिए, तो मैंने आपको करवा ही दिया है थोड़ा-सा, है ना? अगर आपको पढ़ना है सेपरेटली आप पढ़ सकते हो। महाराष्ट्र का ओबीसी वाला इश्यू जो है वो अभी भी चल रहा है, तो इसको थोड़ा पढ़ना है तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही करेंगे आज हम लोग, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।